गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आप सबका। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वो है संसद। और संसद का अभिप्राय है, जब भारत का संविधान पढ़ रहे हैं इसका मतलब भारतीय संसद की चर्चा से हम प्रारंभ कर रहे हैं। और ये टॉपिक भी बड़ा होने के कारण 2 या 3 वीडियोस कम से कम में जाकर के समाप्त होगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। देखिए, संसद की बात हम करते हैं तो संसद, जैसा आपको पता है, भारतीय संघ सरकार का जो है विधायी अंग है। भारत में संघीय व्यवस्था है, यानी दो दो स्तर पर सरकारें हैं, एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर। तो जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार है उसको हम संघ सरकार कहते हैं, जो दिल्ली में कार्य करती है। जो हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ उसका मुख्यालय है। और उस संघ सरकार के कार्यपालिका अंग का अध्ययन हम कर चुके हैं राष्ट्रपति के रूप में। आज हम बात करेंगे संसद के बारे में, जो कि विधायी अंग है संघीय सरकार का। सरकार के 3 अंग होते हैं, आपको पता है, विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक अंग। विधायी अंग, कार्यपालक अंग और न्यायिक अंग। तो कार्यपालक अंग यानी राष्ट्रपति की बात हम कर चुके हैं, और उसी के संदर्भ में मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की थोड़ी सी चर्चा हुई है, विस्तार से नहीं हुई, थोड़ी चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा फिर करेंगे। तो और उसके बाद अब हम आए विधायी अंग की चर्चा करने के लिए। विधायी अंग मतलब विधि निर्माण करने वाला अंग, जिसके पास विधायी शक्ति होती है। आपको पता है कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली में संसद की या विधायी अंग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे मैंने आपसे बताया था, जब राष्ट्रपति हमने पढ़ा तो मैंने आपसे बताया था कि संसद की जो परिभाषा हमारे संविधान में की गई है, उसमें संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति को भी शामिल किया गया है। आगे और चर्चा करेंगे हम, लेकिन यहाँ हम क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसकी अब विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि कोई विशेष प्रसंग ना हो। हमारे यहाँ संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जैसे मैंने ऊपर भी बताया आपको, और संविधान की सर्वोच्चता, जो कि संघीय शासन प्रणाली का ही एक लक्षण है, को स्वीकार किया गया है। और इसका परिणाम ये है कि भारत की संसद ब्रिटिश संसद की तुलना में कम शक्तिशाली है। ब्रिटिश संसद को कहा जाता है संप्रभु, लेकिन भारतीय संसद के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके पास सर्वोच्चता नहीं है। सर्वोच्चता किस में निहित है? हमारे यहाँ संविधान में। संविधान सर्वोच्च है, न कि संसद। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि हमारी संसद संघीय व्यवस्था और संविधान की सर्वोच्चता के अधीन संसद है, वो संप्रभु नहीं हो सकती। संप्रभु का मतलब सर्वोच्च शक्ति प्रयोग करने वाली संस्था नहीं हो सकती, जैसा कि ब्रिटिश संसद है। इस पर आगे चर्चा और हम करेंगे संसद की संप्रभुता पर। फिलहाल इतना जान लीजिए, आपकी भारतीय संसद की शक्तियां जो है ब्रिटिश संसद से कम है, क्योंकि हमारे यहाँ संघीय शासन प्रणाली है और संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। संसद से संबंधित प्रावधान कहाँ मिलते हैं संविधान में? संविधान के 5वें भाग में मिलते हैं, और 5वें भाग में कहाँ पर मिलते हैं? अनुच्छेद 79 से 122 तक। 5वां भाग तो 51 से ही शुरू हो जाता है, 52 से शुरू हो जाता है, और जो है ये 152 या 51 तक चलता है। लेकिन यहाँ पर जो है हम ये देखने की बात ये है कि ये जो संसद संबंधी प्रावधान है वो 79 से प्रारंभ होते हैं और 122 तक चलते हैं। इसमें क्या क्या बताया गया? संसद का गठन कैसे होगा, उसका कार्यकाल क्या होगा, उसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की होगी, विशेषाधिकार क्या होंगे, इन सब की विस्तृत चर्चा इसमें की गई है।
आगे हम बढ़ते हैं। यस, संसद का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, संसद 3 घटकों से मिलकर बनती है। मैंने आपसे पहले भी कहा, यह अनुच्छेद 79 में बताया गया संविधान में। सबसे पहला, लोकसभा। ये लोकसभा जो है संसद का लोकप्रिय सदन है, पीपल्स चैम्बर हम इसको कह सकते हैं, और इसको लोअर चैम्बर भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है, और इसको जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। दूसरी बात, राज्यसभा। ये द्वितीय सदन है, सेकंड चैम्बर कहते हैं इसको। उच्च सदन भी कहते हैं, अपर चैम्बर भी कहते हैं, और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाला है। राज्यों का कह लीजिए आप इसको, काउंसिल ऑफ स्टेट्स नाम है इसका, राज्यसभा। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन प्रतिनिधित्व करने का तरीका अलग है हमारे यहाँ में और अमेरिका से। अमेरिका में हर राज्य को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है, हमारे यहाँ राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। और तीसरा अंग है राष्ट्रपति, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये किसी सदन का सदस्य नहीं होता, और इसके बावजूद भी इसकी विधि निर्माण में और संसद के कार्यकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विधि निर्माण में तो मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 111 के तहत इसको वीटो पावर प्राप्त है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही कानून बनता है। केवल संविधान संशोधन के मामले में राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं है कि उस पर रोक लगा सके, अन्य मामलों में उसको रोक लगाने का अधिकार है। हालांकि धन विधेयक के मामले में क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जाती है, तो उसको अपनी शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, आगे हम बढ़ते हैं, बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा, जिसको मैंने कहा था उच्च सदन है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, या द्वितीय सदन है। इसकी कुल सदस्य संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। वर्तमान में 245 है प्रभावी, लेकिन 5 और बढ़ाए जा सकते हैं। इसके लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनमें से 238 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, और अधिकतम, और जो है 12 जो है नॉमिनेट, सॉरी 238, वर्तमान में 233 है, राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे ये। और अगर इनको भी बांटना चाहें तो 229 और 4 हैं ये, यानी 229 राज्यों के और 4 संघ शासित प्रदेशों के। ये स्थिति बदलती रहती है, क्योंकि जैसे जम्मू और कश्मीर को नया राज्य बना दिया गया है, वह सॉरी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लद्दाख को नया बना दिया गया है, तो कुछ स्थिति में बदलाव आएगा। राज्यों को इसमें जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। अमेरिका की तरह नहीं कि हर राज्य को 2 प्रतिनिधि, जैसे अमेरिका में 2 सीनेट में आते हैं। सीनेट वहाँ का जो उच्च सदन है संघ सरकार का, उसमें हर राज्य के 2 प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं किया गया है। हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व किया गया है, और यही कारण है कि सबसे बड़ा प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश है आपका, वहाँ से 31 प्रतिनिधि आते हैं। आपके राजस्थान से 10 प्रतिनिधि जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ से कोई प्रतिनिधि नहीं है, कुछ जगह से 1 प्रतिनिधि है। जनसंख्या के आधार पर है, कुल मिलाकर के बात ये है। और ये निर्वाचन कैसे होता है राज्यों में? निर्वाचन होता है विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है। वही तरीका है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का तरीका सेम है राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीके के। फर्क इतना ही है
कि उसमें संसद और विधानसभाएं भाग लेती हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में संबंधित राज्य की विधानसभा भाग लेगी। विधान परिषद को ये अधिकार नहीं होगा, ये ध्यान रखिए आप। अभी जैसे आपको ध्यान हो, बिहार में एक सीट खाली हुई है और इस पर अभी निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, और 14 तारीख को इसी महीने चुनाव है उसका। रामविलास पासवान जो मंत्री थे संघ सरकार में, उनकी मृत्यु के कारण ये सीट खाली हुई थी, और अब वहां पर चुनाव होगा इसके लिए। और चुनाव किस पद्धति से होगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। उसमें भाग कौन लेंगे? बिहार विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे। ये चीज क्लियर है मेरे ख्याल से। 238 सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? दूसरी बात, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं इसमें, 12 सदस्य। 250 में से 12 मनोनीत होंगे। अभी 245 है इफेक्टिव स्ट्रेंथ, तो उसमें से 12 होंगे। वो कौन होंगे? राष्ट्रपति किसको मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति आपको पता ही है कि मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है जो कुछ करता है, अनुच्छेद 74 के अनुसार। तो यानी मंत्रिपरिषद सिफारिश करेगी, राष्ट्रपति उसको मनोनीत करेगा। कौन होंगे वो? कला, विज्ञान, साहित्य तथा समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों होंगे। ये क्यों रखा गया प्रावधान? इसलिए रखा गया ताकि जो लोग इन फील्ड से संबंधित हों, उनकी सेवाएं, उनके ज्ञान का लाभ संसद को मिल सके। एक चीज और जान लीजिए राज्यसभा के बारे में कि एक स्थायी सदन है, कंटिन्यूइंग चैम्बर है, परमानेंट सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। लेकिन इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, और हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, उनकी जगह दूसरे चुन करके आते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें हम, तो 10 सदस्य हैं टोटल राजस्थान से। 3 अगर इस साल चुने जाएंगे, यानी 2020 में अगर 3 का चुनाव होता है, तो 2 से 3 का चुनाव 2022 में होगा, और बचे हुए 4 का चुनाव 2024 में होगा। जो 2020 में रिटायर हुए हैं, 2020 में जो चुने गए हैं वो 2026 में रिटायर होंगे, उनकी जगह फिर 3 नए आ जाएंगे। 22 वाले 28 में रिटायर होंगे, उनकी जगह 3 आ जाएंगे, और 24 वाले 30 में रिटायर होंगे, उनकी जगह 4 फिर आ जाएंगे। ये कुछ तरीके हैं राज्यसभा के बारे में, जो महत्वपूर्ण बातें आपको निर्वाचन के बारे में जाननी चाहिए। यानी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है, जनता वोट नहीं डालती उसमें, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं। अब चलिए साहब लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। लोकसभा का जहाँ तक सवाल है, तो उसमें अधिकतम संख्या 550 का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 543 हैं। इन 543 में से 530 तो राज्यों के होते हैं, मतलब 550 में से, सॉरी, 530 तो राज्यों को दिए गए हैं, और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दी गई हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो इस समय 524 राज्यों से हैं और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से, क्योंकि आपको पता है कि 6 सीटें थी जम्मू और कश्मीर राज्य में, वो अब 5 जम्मू कश्मीर राज्य के पास केंद्र शासित प्रदेश के साथ रह गई है, और 1 लद्दाख के पास चली गई। वयस्क मताधिकार के आधार पर 1 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यहाँ पर वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। वयस्क मताधिकार वाले एक निश्चित उम्र के बाद हर व्यक्ति को, हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। वो पहले 21 साल रखी गई थी, बाद में उसको घटा करके 18 साल कर दिया गया था 1988 में। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के जो अंतर्गत इसका जो निर्वाचन होता है, यानी पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। पहले तो सीटें राज्यों को बांटी जनसंख्या के आधार पर, हर राज्य को सीटें बांटी गई हैं। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें हैं,
राजस्थान के पास 25 सीटें हैं, ऐसे ही गुजरात के पास 26 सीटें हैं शायद, हरियाणा पंजाब के पास 13 सीटें हैं। इस प्रकार से बांटी गई हैं अलग अलग। तो ये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर इनका निर्वाचन होता है, यानी निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है पूरे एरिया को। जैसे 25 राजस्थान को दी गई तो राजस्थान को फिर 25 सीट क्षेत्रों में बांटा जाएगा। और ये सीटें फिक्स कर दी गई हैं अब 2026 की तक ये फिक्स रहेंगी, यानी 2030 की जो 31 की जो जनगणना होगी हमारी, उसके बाद चेंज हो सकती है, तब तक फिक्स है ये। मतलब 1971 की जनगणना के बाद लास्ट बंटवारा हुआ था, उसके बाद ये फिक्स है और आगे भी फिक्स ही रहेंगी, ताकि ये, क्योंकि दक्षिण के राज्यों को ये आपत्ति थी कि भाई जनसंख्या तो हमारे यहाँ तो घट रही है तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी, और उत्तर की जनसंख्या बढ़ रही तो उनकी सीटें बढ़ जाएगी। तो जनसंख्या, एक तरफ तो सरकार जनसंख्या घटाना चाहती है, दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ाने वालों को लाभ दे रही है, तो इसलिए जो है सीटें फिक्स कर दी गई हैं। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, एक प्रावधान आप लोग किताबों में पढ़ सकते हैं, आपको मिल सकता है अगर पुरानी किताब पढ़ेंगे तो। वो ये कि एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में। लेकिन ये प्रावधान अब प्रभावी नहीं रहा है, क्योंकि ये भी आरक्षण के प्रावधानों की तरह 10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा, और अभी 104वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें इसको नहीं बढ़ाया गया, तो ये खत्म हो गया प्रावधान। अब 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का मनोनयन नहीं होगा राष्ट्रपति के द्वारा आगे के लिए। अच्छा, यहाँ पर ही ध्यान रखिए, अजा यानी अनुसूचित जाति, अजजा माने अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 84 और 47 सीटें आरक्षित की गई हैं, ये ध्यान रखें। पता ही है आपको, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली है ये। हाँ, तो आगे बात करते हैं हम। अजा की बात हो गई, उसके बाद राज्यों के सीटों का आवंटन जो है 2026 तक, मैंने बताई दी आपको, 1971 की जनगणना के आधार पर की बनी रहेगी। ये 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा तय कर दिया गया था। पहले 2000 तक था ये मामला, इसको फिर 84वें संविधान संशोधन से बढ़ा करके 2026 तक कर दिया गया। एक राज्य के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन हो सकता है, ये भी 2001 की 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। ये 2026 तक बना रहेगा, सेम, चेंज नहीं होगा। यानी एक राज्य के अंदर सीटों का रीएडजस्टमेंट कर दिया गया है 2001 की जनगणना के आधार पर। ये 87वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया 2003 में। 2026 तक यही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जब जनगणना होगी तो उसके बाद चेंज हो सकता है राज्य के अंदर तो, लेकिन राज्य के बाहर नहीं होगा, ये पक्की बात है, क्योंकि इसके लिए फिर राज्यों का, दक्षिण के राज्यों का विरोध आएगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साहब कार्यकाल। तो मुझे लगता है आज यहीं तक रखा जाए, कार्यकाल की बात फिर अगले उसमें करेंगे। धन्यवाद।